मेरी नौकरानी रोज़ मुझसे कहती, मालकिन आप नाइट शिफ्ट मत किया करें, मुझे उसकी बात की समझ ना आए। एक दिन मेरी तबीयत खराब थी तो वो अपनी जगह किसी और को ड्यूटी देकर मैं अचानक जल्दी से घर आ गई तो मेरे कमरे की चीख की आवाज़ ही आ रही थी। पति तो घर पे नहीं था, मगर जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो सामने का मंजर देखकर मेरी रूह कांप गई, क्योंकि कमरे में मेरी छोटी बेटी और वह नौकरानी मैं कई दिनों से देख रही थी। नौकरानी बार बार मेरे पास आती थी और कुछ कहे बगैर ही पलट जाती थी। जब मैं उसे 3-4 बार यही कहते देखा तो एक दिन मैंने उससे पूछ लिया कि सुनीता, सब ठीक तो है ना? क्या तुम्हें कोई बात करनी है मुझसे? मुझे लगा शायद तुझे पैसे की ज़रूरत होगी, क्योंकि अक्सर गरीब लोगों की यही तो समस्या रहती है कि उन्हें हर वक्त बस पैसे की ज़रूरत होती है। तो मैंने इसीलिए उससे पूछ लिया कि पैसे की ज़रूरत तो नहीं सुनीता? कहने लगी, नहीं मैडम जी, मुझे पैसे की ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो आपसे कोई और ही बात करना चाहती हूँ। मुझे उसके चेहरे पर चिंता की लकीर साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा कि सुनीता, जल्दी बताओ, मुझे हॉस्पिटल के लिए देर हो रही है। सुनीता कहने लगी कि मैं बस आपको यही कहना चाहती हूँ कि आप नाइट शिफ्ट ना करें। मैं चौंक कर थोड़ा गुस्से से उसे देखा कि उसकी यह बात कहने का क्या मतलब है कि मैं नाइट ड्यूटी ना करूँ। जल्दी मैं चौंक कर और थोड़ा गुस्से में कि आखिर वो होती कौन है मुझे यह सलाह देने वाली। मुझे गुस्से में देखकर वो बगैर कुछ कहे जल्दी से वहाँ से चली गई। मैंने सोचा कि शायद मेरे जाने के बाद उसे घर के ज़्यादा काम करने पड़ते होंगे, इसीलिए वो ऐसा कह रही है। मैं वहाँ से चली गई थी। मुझे वैसे भी काफ़ी दिनों से उसका व्यवहार कुछ बदला बदला लगता था, इसलिए मैंने सोचा कि मुझे उस पर नज़र रखनी चाहिए। आखिर पता भी तो चलना चाहिए कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। खैर, उस दिन मैं अस्पताल चली गई। वैसे तो मैं दिन में ही ड्यूटी किया करती थी, लेकिन पिछले 4 साल से मैं नाइट शिफ्ट कर रही थी और मुझे इसमें कोई समस्या नहीं होती थी कि जब अब तो बच्चे भी बड़े हो गए थे और वैसे भी मैं सुनीता को फुल टाइम के लिए रखा हुआ था। वह दिन रात हमारे घर में ही रहे और शाम को तो मेरे पति घर पर चले आते थे, तो इसलिए मुझे कोई चिंता नहीं रहती थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों से सुनीता के बारे में मुझे अजीबोगरीब से ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह मेरे पीठ पीछे कुछ गलत न कर रही हो। वो अक्सर मैं अपने साथ ही औरतों की बातें सुनी थी कि ऐसे ही कोई औरत अपने घर को अपनी नौकरानी के हवाले छोड़कर नौकरी करती थी तो उसके पति ने उसकी नौकरानी से ही अफेयर चला लिया और चुपचाप उससे शादी कर ली थी। जब मैंने यह खबर सुनी तो मुझे तो किसी भी पल चैन नहीं मिल रहा था। एक तरफ तो मुझे अपने पति पर पूरा विश्वास था कि मेरा पति ऐसा कुछ भी मेरे साथ नहीं कर सकता, और मुझे उस नौकरानी पर भी विश्वास था क्योंकि वह एक बहुत ही शरीफ औरत है। लेकिन फिर मैंने सोचा कि किसी को बदलते हुए देर कितनी लगती है। मैंने अपने पति और नौकरानी पर नज़र रखने का फैसला कर लिया। सुबह देर तक मैं सोई रहती थी, इसलिए मेरे पति सुनीता का हाथ का ही नाश्ता करके चले जाते थे। मैंने सोचा कि मुझे खुद उनके लिए नाश्ता बनाकर देना चाहिए, लेकिन सारी रात ड्यूटी करने के बाद मैं इतनी थक जाती थी कि जब मैं 6 बजे लौटकर घर आई तो गहरी नींद में सो जाती थी और फिर उठने का मन ही नहीं करता था। 6 बजे की रसोई में दोपहर 2 बजे उठा करती थी। लंच करने के बाद मैं अपने प्राइवेट क्लिनिक पर बैठ जाया करती थी, क्योंकि अस्पताल की नौकरी के अलावा मैंने एक प्राइवेट क्लिनिक भी बना रखा था जिससे मैं गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज किया करती थी। क्लिनिक से आने के बाद मैं शाम को चाय पीने के बाद में अस्पताल चली जाती थी। कभी कभी मेरे पति मुझसे शिकायत भी करते थे कि अंजलि, तुमने तो अपनी ज़िंदगी को इतना बिजी कर लिया है कि मेरे लिए टाइम भी नहीं है। आखिर मुझे भी तुम्हारी ज़रूरत महसूस होती है। लेकिन मेरे पति बहुत अच्छे थे। मैं उन्हें बहुत जल्दी मना लिया करती थी और वह भी मेरी बात को समझ जाया करते थे। ज़िंदगी वही रूटीन से चल रही थी। कुछ दिन तो यूं ही सुकून से गुजर गए। मुझे ऐसी कोई भी बात नज़र नहीं आए तो मैं भी कुछ सुकून से हो गई। लेकिन सुनीता एक बार फिर मेरे पास आई और कहने लगी, मैडम जी,
अगर आप मेरी बात मानो तो आप अपनी नाइट ड्यूटी का समय बदलवा लो। आपके जाने के बाद आपके किए की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है। इस बार वो बहुत गुस्से में कह रही थी और अपनी बात खत्म करने के वहाँ से जा चुकी थी। उसकी बात सुनकर मैं हैरान रह गई कि मेरे हिस्से की सज़ा का क्या मतलब। यही वह मेरे हिस्से का समय मेरे पति के साथ तो नहीं गुजार रही। यह सोचते मेरे कदमों तले जमीन जैसे खसकने लगी थी। मेरा विश्वास था जो मेरे पति के ऊपर वह डगमगाने लगा था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो बस ऐसे ही कह रही होगी। लेकिन फिर भी मुझे जानना तो चाहिए कि आखिर उसकी इस बार बार की जिद के पीछे मकसद क्या था। मैं नाइट शिफ्ट ना करूं, दिन की ड्यूटी कर लूं। मैं एक डॉक्टर थी और मैंने सारी जिंदगी जिम्मेदारी से काम किया था और कभी कोई एक्स्ट्रा अफेयर या किसी का एहसास नहीं किया था। अस्पताल वालों जो भी ड्यूटी लगाते थे मैं खुशी खुशी उसे स्वीकार करती थी और पूरी लगन से उसको निभाती भी थी। अभी भी नाइट शिफ्ट के लिए बात कर रखी थी कि मैं नाइट ड्यूटी पर ही लगूंगी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है और अब मैं इस अचानक से छोड़ नहीं सकती। मेरी बात तबीयत खराब हो गई। इतने सालों में मैं मेहनत से काम कर रही थी और कभी मैं अपनी बात से पीछे नहीं हटी। पूरे स्टाफ को मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा था, लेकिन मैं इस तरह अपने घर को तोड़ना नहीं चाहती थी। मैंने सोचा कि कुछ न कुछ तो करना ही होगा। सुनीता मेरे घर वालों के पीछे 1 साल से नौकरी कर रही थी और इतने वर्षों के दौरान न तो उसने मुझसे कोई शिकायत की थी और न ही उसने वह एक विधवा औरत थी जिसके 2 बच्चे थे, जिसको पालने के खातिर वह मेरे घर पर नौकरी करती थी। मैंने उसे नौकरी से पहले ही दिन कह दिया था कि तुम्हें 24 घंटे के लिए यहीं रहना होगा। उसके बच्चे को टेंशन नहीं थी क्योंकि उसके बच्चे की देखभाल करने के लिए उसके माँ बाप थे और वह गांव में ही रहते थे। वह अकेले ही हमारे घर पे रहती थी। जो भी तनख्वाह मिलती थी वो अपने गाँव बच्चों के देखरेख के लिए भेजवा दिया करती थी। हालांकि मैंने उसे कई बार कहा था कि अगर तुम चाहो तो अपने बच्चे को भी यहाँ बुला सकती हो, जहाँ तुम रहती हो वहाँ पर तुम्हारे बच्चे भी रहेंगे, लेकिन मगर न जाने क्या बात है कि वह मना कर देती थी। उसके साथ साथ समय बहुत अच्छा गुजर रहा था। आज तक उसने कभी किसी शिकायत नहीं की थी, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से मैं देख रही थी कि उसका व्यवहार अजीब सा हो गया था। वो बस हर वक्त मुझे एक ही बात कहती थी, मैडम जी आप अपनी नाइट ड्यूटी दिन के समय करवा ले, रात को घर पर रहा करो। मुझे कुछ समझ नहीं आती, आखिर रात को ऐसा क्या घर में होता है जिसकी वजह से वो इतना घबरा कर मुझे यह बात कहती थी। एक दिन ऐसा हुआ कि मैं नाइट ड्यूटी पे थी। अचानक नर्स मुझे जाकर कहने लगी, कोई औरत है बड़ी दूर से आपसे मिलने आई है। मैंने पूछा क्या हुआ, कोई मरीज है, क्योंकि इस वक्त मेरी ड्यूटी इमरजेंसी में थी। वह कहने लगी नहीं, वो आपकी रिश्तेदार है। मैं हैरान होते हुए बाहर आई। वो कौन सी रिश्तेदार इस वक्त मुझसे मिलने अस्पताल आ सकती है। मैं बाहर गई तो एक अनजान औरत को सामने खड़ा पाया। मैं हैरान के मारे देख कर आप पूछा, आप कौन हैं, आप मुझसे क्यों मिलना चाहती हैं। वह कहने लगी, क्या आप ही डॉक्टर अंजलि हैं। मैंने कहा जी हाँ, मैं ही अंजलि हूँ। मिताली मेरी बात सुनकर उसने एकदम से मोबाइल का कैमरा निकाला और मेरी तस्वीर खींचकर अचानक से भाग गई। मुझे तो कुछ सेकंड के लिए समझ नहीं आया कि मेरे साथ हुआ क्या, और जब तक मैं समझती वो मुझसे दूर जा चुकी थी। मैं जल्दी से उसके पीछे भागी और उसे पूछ सकूं कि उसने मेरी तस्वीर क्यों खींची है, आखिर वो है कौन। लेकिन वो बहुत तेजी से भागी हुई मुझसे बहुत दूर जा चुकी थी। मैं परेशान होती हुई वापस आ गई और सोचने लगी, भगवान वह मेरे साथ क्या चल रहा है, कौन सी वो औरत और यहाँ क्यों आई थी। पता नहीं क्यों मुझे बहुत बड़ी गड़बड़ एहसास हो रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला था। मेरी छठ इस बार मुझे इस इशारे दे रही थी, शायद मेरी जिंदगी में कुछ बहुत गलत होने वाला था। मैं यह बात जानती थी कि मैं अपने घर वालों और अपने पति को बहुत ज़्यादा नज़रअंदाज कर रही हूँ, क्योंकि रात को ड्यूटी बहुत थका देने वाली है
और सुबह तक लेट से उठती थी। जब मैं सोया करती थी तब मेरे पति ऑफिस के लिए निकल चुके होते थे और जब रात को ड्यूटी पर जाना होता था तब तक मेरे पति ऑफिस से आते ही नहीं थे। अजीब सी जिंदगी हो गई थी। काफ़ी दिनों से मेरे पति से तो मेरी बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। मुझे इस बात का एहसास हुआ तो मैं अपना मोबाइल निकाला और अपने पति को कॉल करने लगी। मैंने सोचा कम से कम फ़ोन पर ही बात कर ले, लेकिन मेरे पति का फ़ोन नहीं उठाया रहे थे। फिर मैं उनके ऑफिस के नंबर पर कॉल की तो उनकी सेक्रेटरी ने बताया वो तो कई दिनों से दफ्तर नहीं आ रहे हैं। सेक्रेटरी के पास उनका तो मैं हैरान रह गई। मुझे तो कुछ खबर नहीं कि वह दफ्तर भी नहीं जा रहे हैं या नहीं, लेकिन परेशान वाली बात तो यह थी कि वो रोजाना घर से दफ्तर के लिए निकलते थे, फिर ऐसे कहाँ जा सकते हैं। अगले दिन मैंने सोचा कि मैं छुट्टी लेती हूँ। जब मैं यह बात घर पे बताई तो सब बहुत खुश हुए, खास तौर पे मेरी नौकरानी सुनीता के चेहरे पर तो सच्ची खुशी की हवा नजर आ रही थी। रात का खाना खाकर फ्री हुई तो मैं ऐसे ही टहलने के लिए बाहर आ गई तो मैं देखा सुनीता किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी और किसी से बता रही थी कि मैडम जी आज घर पे ही है, शुक्र है कि आज मेरी जान छूट गई, वरना तो उसके हिस्से की सज़ा मुझसे भुगतनी पड़ती थी। शायद मेरा दम निकल जाता। जब मैं उसके करीब गई तो उसने जल्दी से घबराकर फ़ोन बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा कि किससे बात कर रही हो तो वो कहने लगी किसी से नहीं, अम्मा से अपने बच्चों की हालचाल पूछ रही थी। मुझे अब सुनीता को बारे में शक हो चुका था। वो कोई भी जरूरी खिचड़ी पका रही थी या फिर उसने मुझसे कोई बड़ी बात छुपा रखी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी गलत काम में पड़ गई हो। मैंने सोचा कि आज घर में रख कर देख लेती हूँ आखिर यहाँ पर ऐसा क्या होता है, लेकिन मुझे तो कुछ ऐसा गलत महसूस ही नहीं हुआ। सब लोग बड़े आराम से सो रहे थे। मेरे पति मेरी छुट्टी को सुनकर बहुत खुश हुए, कहने लगे कितना समय हो गया है, हम साथ साथ समय गुजारने का मौका भी नहीं मिला। मैं भी सोचने लगी क्या वो वक्त खुश है या खुश रहने का नाटक कर रहे हैं। मैं उनसे खोजती हुई नज़रों से देख रही थी, कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरे घर से जाने के बाद उनका और नौकरानी का कुछ चक्कर चलता है। इसलिए वो मुझसे कहती थी कि आप घर पे ही रहा करो। मेरी एक बेटी और एक बेटा था। बेटी कॉलेज में पढ़ती थी, बेटा छोटा था, वह स्कूल जाता था। इस घर में हम सब ही लोग रहते थे। मेरा ख्याल था इतने सारे लोगों में सिर्फ एक नौकरानी काफ़ी है। इसलिए मैंने कभी सुनीता के अलावा किसी और को रखने के बारे में सोचा ही नहीं। मगर एक दो बार मैंने अपने घर वालों से पूछा भी कि कोई और नौकरानी रख ले तो वे सब लोग कहने लगे नहीं, सुनीता की बहुत तारीफ करने लगे और कहे उनके होते हुए कोई परेशानी नहीं थी, फिर क्या जरूरत दूसरी नौकरानी रखने की। तो मैं भी सुकून से हो गई। लेकिन कुछ दिनों से तो कभी उनके गालों पर प्यार करती होती तो मुझे यह देखकर बहुत अजीब सा लगता था। आखिर वह सुनीता को इतना प्यार क्यों करने लगी थी। मैं यह भी देख रही थी कि रिया को सुनीता के करीब आने की कोशिश करती थी, उसे प्यार करने की कोशिश करती थी, लेकिन सुनीता उससे दूर भागती थी। फिर उस दिन मैंने पूरा दिन और पूरी रात घर पे ही रहकर देख लिया था। मैं अस्पताल भी नहीं गई थी, क्लिनिक पर भी नहीं बैठी थी। मुझे कुछ भी अब नॉर्मल दिखाई नहीं दिया था, सिवाय इसके कि मेरी बेटी रिया सुनीता से कुछ ज़्यादा ही करीब होने की कोशिश कर रही थी। लेकिन मैं इस बात को इग्नोर कर दिया कि हो सकता है कि मैं तो घर पे नहीं रहती तो सिर्फ सुनीता ही घर पर होती है, तो सुनीता ही उसका दिल लग गया होगा और कोई बात नहीं। खैर मैं घर पर रहकर देख लिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं अंदर अंदर सब चिढ़ गई थी। मैंने सोचा पता सुनीता का ड्रामा कब खत्म होगा। मैं ये सोचकर अगले दिन दोबारा अपनी रूटीन के अनुसार अपने नाइट शिफ्ट पर चली गई। 2 दिन बाद ही तो बात है, मैं सुबह जल्दी उठी क्योंकि शाम को मुझे अपनी एक दोस्त के बर्थडे पार्टी में जाना था। मैंने सोचा कि उसके लिए एक गिफ्ट लेकर आता हूँ। मैं यही सोचकर बाजार गई। वह मुझे एक जगह पर रुकना पड़ा क्योंकि सामने का मंजर ने मुझे एकदम पत्थर सा बना दिया था। क्योंकि मेरा पति एक अस्पताल के अंदर जा रहा था। भला उसे अस्पताल जाने की क्या जरूरत है, वह तो एकदम अच्छा था, भला था, उसे कोई दिक्कत या तकलीफ नहीं थी। मैं भी उसके पीछे पीछे अस्पताल चली गई। मैंने देखा कि वो कमरे के अंदर चला गया। मैं खिड़की के अंदर झांक कर देखा तो वह एक औरत से को कुछ पैसे दे रहा था और उस औरत को मैं पहचान नहीं पा रही थी क्योंकि उस औरत ने मेरी तरफ पीठ थी
और औरत को पैसे देने के बाद और उसका हाथ मिलाकर मेरे पति जल्दी से बाहर चला गया। उसके बाद उस औरत ने किसी को फ़ोन किया और थोड़ी देर बाद जो औरत आई उसे देखकर मेरी आंखें झकपका गई, भूल गई, फटी आंखें से उसे देख रही थी। वो औरत कोई और नहीं बल्कि सुनीता ही थी। उस औरत ने सुनीता को कुछ पैसे दिए। सुनीता उसको धन्यवाद दिया और कहा वहां से चली गई। आखिर ये सब क्या था, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरे पति ने पहले उस अनजान औरत को पैसे दिए और फिर उस अनजान औरत ने मेरे पति को दिए हुए पैसे में से कुछ पैसे सुनीता को दे दिए। आखिर ये सब चक्कर क्या था? और जब उसे औरत ने मेरी तरफ चेहरा घुमाया तो मैं दंग रह गई थी। मैं उस औरत को कैसे भूल सकती थी? इतने दिन गुजर जाने के बाद उसका चेहरा दिमाग में फिट हो गया था। यह वही औरत थी जिस उस दिन मेरी तस्वीर ली थी और भाग गई थी। इसके मेरे पति के साथ आखिर क्या संबंध है? मैंने सोचा कि मैं अभी जाकर उससे पूछ लेती हूँ, लेकिन इससे पहले उस औरत के पास कोई और दूसरा आदमी आया और एक दूसरे के हाथ मिलाते हुए वहां से चले गए। यह सब देखकर अब तो मुझे पक्का विश्वास हो गया था कि जरूर मेरे खिलाफ कोई गहरी साजिश की जा रही है और मेरा पति, मेरी नौकरानी सुनीता भी शामिल थे। मैंने फैसला कर लिया कि आज मैं इन दोनों को रंगे हाथों पकड़ लूंगी। रात को जब मैं नाइट ड्यूटी के लिए जाने लगी तो उस समय तक मेरे पति घर आ चुके थे और मुझसे कहने लगे, मैं भी तुम्हारे साथ ही निकलता हूँ, मुझे जरूरी काम के लिए शहर से बाहर जाना है। मैं परेशान हो गई, अगर यह भी घर से बाहर रहेंगे तो फिर इन्हें रंगे हाथों कैसे पकड़ूंगी। लेकिन फिर मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, आज नहीं तो फिर किसी और दिन मैं हकीकत मालूम करके ही रहूंगी। अस्पताल में भी अपने ख्यालों में ही खोज की मैं सोच कर मेरा दिमाग फटने लगा। मेरे सर में तेज दर्द होने लगा। सर्जन डॉक्टर राउंड पे गए हुए थे। मेरी तबीयत खराब देखकर कहने लगे, मेरा ख्याल है कि आप नाइट ड्यूटी नहीं दे सकते, आप घर चले जाना चाहिए। सर मैं इतनी तेज दर्द था और भी मुझे भी लग रहा था कि मैं यहाँ अब और ज़्यादा देर नहीं रुक सकती थी, वरना मेरी तबीयत और ज़्यादा खराब हो जाएगी। मैं अपनी जगह किसी दूसरे डॉक्टर को ही ड्यूटी पर बगैर बताए घर चले गए। आज से पहले कभी वो अचानक रात के समय घर नहीं आई थी। दरवाजा बंद था। मैंने सोचा उन लोगों को जगाने से अच्छा है कि मैं खुद ही अपनी चाबी से दरवाजा खोल लूं, अंदर दाखिल होती। मुझे अंदाजा हो गया था कि शायद मेरे पति अभी तक घर वापस नहीं लौटे क्योंकि उनकी गाड़ी वहां नहीं थी। मैं चुपचाप अपने कमरे की तरफ बढ़ने लगी थी। अचानक मुझे चीखे की आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ ऊपर से आ रही थी। मैं भागती हुई ऊपर गई तो ठीक आवाज़ अभी भी मेरी छोटी बेटी के कमरे से आ रही थी। मैंने आगे बढ़ के दरवाज़ा खोलने लगी। एकदम से दरवाज़ा खुला। सामने का मंजर देखकर मेरी खुद की चीखें निकल गई क्योंकि वह मंजर ही ऐसा था जिसने मुझे हिला दिया था। मैंने देखा कि मेरी बेटी मेरी नौकरानी को बुरी तरह से पीट रही थी और वह चीख की आवाज़ मेरी नौकरानी सुनीता की थी। मैं जल्दी से आगे बढ़े, उसे हटाया तो वह मुझे देखकर परेशान हो गई। सुनीता जल्दी से मुझे देखकर मेरे पास आ गई और मेरे पीछे छिप गई। मैं इसीलिए तो आपको कहती थी कि आप नाइट शिफ्ट न किया करो क्योंकि फिर आपके जाने के बाद मेरे साथ ऐसा ही होता है और आज से नहीं बल्कि कई महीनों से हो रहा है। मैंने अपनी बेटी को गुस्से में देखते हुए पूछा, आखिर तुम सुनीता को क्यों मार रही हो? आखिर उसे ऐसा क्या किया जो तुम उसे इतनी बुरी तरह पीट रही हो? तो मेरी बेटी ने आगे बढ़कर मुझे भी एक जोर धक्का दिया। कहने लगी, आप हम माँ बेटी के बीच में मत बोलिए, आप जो भी हैं यहाँ से चले जाइए। उसकी अजीब हालत सी हो रही थी और मैं फटी फटी आंखों से अपनी बेटी को देख रही थी। वह यह क्या बक रही थी। मैंने कहा, यह तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी माँ हूँ, यह तुम्हारी माँ नहीं है। मुझे लग रहा था जैसे वो अपने होशो हवासों में नहीं है। दूसरी तरफ सुनीता बहुत बुरी तरह डरी हुई थी। इधर रिया की हालत भी खराब होने लगी थी। वह गुस्से के मारे कमरे का सामान इधर उधर फेंकने लगी थी। मुझे लगा कहीं वह अपने आप को नुकसान न पहुंचा ले, इसलिए मैंने जल्दी से अपने साथ लाई हुई नींद का इंजेक्शन निकाला और रिया को लगा दी। वह अब सुकून से बेड पर लेटी हुई सो रही थी और मैं यह सब सुर हाल में बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी। सुनीता लग डरी सी खड़ी थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। मैं सुनीता से पूछा, ये सब क्या है और कब से हो रहा है और तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? तो वो कहने लगी, आप मेरे साथ आए, मैं आपको सब बताती हूँ। मैं अपनी बेटी को देख देख कर परेशान हो रही थी। आखिरकार उसे क्या हो गया? वो मुझे पहचानने से इनकार क्यों कर रही है? सुनीता कमरे में से निकलकर नीचे की तरफ ऐसे भाग आई जैसे एक मिनट भी वहां पर रुकी तो कहीं उसे फिर से न पकड़ ले और फिर से परेशानी
होती। नीचे आ गई। वो कहने लगी, यह सब कुछ जो भी आपने देखा यह सब आपकी वजह से हो रहे हैं। मैंने कितनी बार आपको कहा था कि आप नाइट शिफ्ट न किया करें, आप रात को घर पे ही रहा करें, मगर आप तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। आप याद करें कि आपने आखिरी बार कब अपने बच्चों के साथ बैठकर उनसे प्यार किया था या उनके दिल की कोई बात सुनी थी। उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मैं चुप हो गई, क्योंकि यह सच ही कह रही थी। मुझे बचपन से ही डॉक्टर बनने का बहुत शौक था, इसलिए मैंने बहुत मुश्किलों के बाद अपने शौक पूरा किया था। मेरे पति बहुत अच्छे थे और मेरे इस शौक के बारे में अच्छी तरह जानते थे, इसलिए उन्होंने शादी के बाद मुझे पढ़ने से नहीं रोका और बच्चे होने के बाद भी उन्होंने मुझे नौकरी करने की अनुमति दी और शुरू में ही मेरे बच्चे को नौकरानी ने पाला था। मैं भी अपनी पूरी कोशिश करती थी कि अपने बच्चे को समय दे सकूं, लेकिन एक डॉक्टर होने के नाते मेरी बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां होती थी और मेरा ज़्यादातर समय अस्पताल में ही गुजर जाता था। लेकिन उसके बावजूद मैं हमेशा कोशिश की कि बच्चों को एक अच्छी परवरिश और उन्हें अच्छी शिक्षा दे सकूं। हालांकि मैं उन्हें ज़्यादा समय नहीं दे पा रही थी, मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं उस पर ध्यान नहीं देती थी और उन्हें प्यार नहीं करती थी। सुनीता कहने लगी कि आपका व्यवहार से दिया धीरे धीरे डिप्रेशन में के शिकार होने लगी। उसके माँ बाप का प्यार की सख्त जरूरत थी जो उसे नहीं मिल पा रही थी, क्योंकि उसके माँ बाप तो उसके लिए समय ही नहीं था। मगर वह छोटी है, कॉलेज में गलत संगत में पढ़कर गलत आदतों का शिकार हो गई। उसके माँ का प्यार की जरूरत ही है जो उसे नहीं मिली, तो वह दिमागी मरीज बन गई है। आपके अंदर ही परफेक्ट और गुस्सा उसने मार पीट कर निकालती थी। उस समय उसे लगता कि मैं उसकी माँ हूँ। क्योंकि उसे आपने कभी कोई शिकायत नहीं कर पाई, आपको कुछ नहीं कह पाई, इसलिए वह मुझे अपनी माँ समझते हुए मुझ पर अपना गुस्सा निकालती और जब सुबह होती तो मुझे सिर्फ माफ़ी मांगती, बल्कि मुझे बहुत सारे पैसे भी देती थी ताकि मैं आपको कुछ न बताऊं। मैडम जी, मैं गरीब हूँ, बच्चे और बूढ़े माँ बाप को पेट में अकेली पोसती हूँ। रात को जो मारपीट और तकलीफ में सहती हूँ वह सुबह तक आपकी बेटी मुझे पैसे दे करती है तो मैं भूल जाती हूँ। रात को मैं क्या तकलीफ सही, एक बार दिन में जब दिया तो मुझे माफ़ी मांग रही थी तो मुझे पैसे दे रही थी। मैं रिया से कहा कि तुम मेरे ऊपर बहुत जुर्म करती हो, मैं तुम्हारे पैसे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारी माँ को तुम्हारी सारी सच्चाई बता दूंगी। तुम पागल हो, तुम्हें तुम्हारी माँ पागल खाने में डाल देगी, तब तुम्हारी अकल ठिकाने पर आएगी। पागल खाने का नाम सुनकर रिया डर गई और उसी डर में उसने मुझे धमकाना शुरू कर दिया, अगर तुमने मेरी माँ को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। रिया दिमागी मरीज थी, धीरे धीरे उस पर पागलपन का दौरा भी पड़ने लगा था, इसलिए मैं डर गई थी और आपको कुछ नहीं बता पा रही थी। आपकी सारी बात तो नहीं बता सकती, लेकिन आपको यही कहूँगी कि अगर आप घर पर रहा करें। मैं सुनीता से पूछी, सुनीता यह सब कब से हो रहा है? सुनीता मुझे बताया कि मैडम जी पिछले 1 साल से चल रहा है। रिया के व्यवहार मेरे प्रति आज भी कभी पानी की तरह तो कभी आग की तरह होता है, कभी कभी लाड और प्यार की जिद करती है तो कभी कभी अपना सारा गुस्सा मेरे ऊपर निकाल देती है, तो कभी सारी रात मुझे अपने मनपसंद खाना बनाकर मेरे हाथों से खाने की जिद करती है। वह सब कुछ तो एक बेटी अपनी माँ से चाहती है। वो मुझसे बहुत प्यार करती है। मैं उसकी माँ बनने का नाटक कर उसे अब यह सब खुशियाँ दूँ जो एक माँ अपने बच्चे को देती है, और जब मैं अब उसकी जीत पूरी करने से मना करती थी तो वो मुझे गुस्से से पागल हो जाती थी और मुझे पीटने लगती थी। सुनीता की बातें सुनकर मुझे अब समझ में आ गया कि सुनीता क्यों कहती थी कि मैडम जी आपके हिस्से की सज़ा मुझे भुगतनी पड़ती है, क्योंकि शायद वो सारा गुस्सा मेरे लिए होता था जो मेरी बेटी सुनीता पर निकाल देती थी। तो मैं भी कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरे बच्चों के साथ ये सब क्या चल रहा होगा। लेकिन मेरे पति का उस दिन उस औरत से मिलने का क्या प्लान था जिसने मेरी तस्वीर खींची थी, और ये सब सुनीता के अलावा और भी कोई नहीं बता सकता था। मैंने फ़ौरन उससे पूछा। वह कहने लगी, मैडम जी आप तो मेरी बात सुनने को तैयार ही नहीं थी, तो मैं आपकी बेटी की जो भी हालत थी वो आपके पति को बता दी। उन्होंने एक डॉक्टर से बात की और आपकी बेटी की पूरी हालत के बारे में उस डॉक्टर को बताया और डॉक्टर से विनती की
कि वो किसी तरह मेरी बेटी को ठीक कर दे। आपके पति नहीं चाहते थे कि आपको ये सारे मामलों के बारे में पता चले और आप गिल्टी फील करें। वो औरत वही डॉक्टर थी। आपके पति ने उस डॉक्टर को हाथ जोड़कर विनती की थी कि मेरी पत्नी को इस बारे में कुछ नहीं पता चलना चाहिए। वह भी एक डॉक्टर है और दिन रात लोगों की सेवा करती है। मैं चाहता था कि मेरी पत्नी यह सब कुछ जानने से पहले मेरी बेटी ठीक हो जाए। उस डॉक्टर ने आपके हॉस्पिटल का एड्रेस लिया था और उसी दिन भी आपके पति ने उस डॉक्टर को उसकी फीस दे रहे थे। मैं डॉक्टर की मदद कर रही थी। वह जब भी मुझे अपनी क्लिनिक बुलाती थी मैं चली जाती थी और वह मुझे अपनी बेटी के बारे में सवाल जवाब करती थी। इसलिए उस दिन मुझे भी कुछ पैसे दिए थे। उस दिन आपने हमें देख लिया था होगा। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे बताया कि मैं तुम्हारी मालकिन की कुछ तस्वीर ली है और मुझे हैरत हुई। मैंने उससे डॉक्टर से पूछा, आपने मेरी मालकिन की तस्वीर क्यों ली है? वह तो डॉक्टर कहने लगी, इसलिए ताकि मैं तुम्हारी मालकिन को शक में डालना चाहती थी। अब वह शक में पड़ गई है तो वह अपने घर पर ध्यान देगी और अपने बच्चों पर भी ध्यान देगी। उसे लगेगा कि जरूर कुछ न कुछ किसी मेरे घर पर गलत है। वह अपने घर पर ध्यान देने लगी। मैं तुम्हारी मालकिन को सब कुछ नहीं बता सकती क्योंकि तुम्हारे मालिक ने मुझे कुछ भी बताने से मना कर रखा, लेकिन इस तक पढ़कर कुछ तो अपने बच्चों पर ध्यान देगी। सुनीता की सारी बातें मुझे अब सब कुछ समझ में आ गया था। मेरा सर शर्मिंदा से झुक गया था। अपने शौक को पूरा करते करते मैं अपने बच्चों और अपने परिवार को इग्नोर कर बैठी थी। मेरे 2 ही बच्चे थे और कैसे पहले बड़े मुझे होश नहीं था। मेरी बच्ची शुरू से ही अपने आप में मगन रहने लगी थी और मैंने कभी उसे पर ध्यान नहीं दिया था जिसकी वह हकदार थी, लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि इसका यह नतीजा निकल सकता है। उस वक्त मुझे समझ आ गया कि हम माँ बाप को अपने करियर के पीछे इतना भी पागल नहीं होना चाहिए कि यह अपने बच्चे को ही भुला दे। मेरे पति को मुझे बहुत परेशानी थी, इसलिए वह नहीं चाहते थे कि मैं पछतावे की आग में जरूर, इसलिए वह खुद सारे मामले को ठीक करना चाह रहे थे। मगर मैं अब समझ गई थी कि शायद उस डॉक्टर के अलावा मुझे भी अपने किरदार निभाने होंगे। मैंने कुछ समय के लिए छुट्टी ले ली ताकि अपने घर और बच्चे को समय दे सकूं और हम सब मिलकर मेरी छोटी बेटी को ठीक कर लिया और मैं उस दिन की ड्यूटी में लग गई सुबह 10 से 4 बजे तक ताकि मेरे बच्चे को कुछ समय दे सकूं, सुकून। मगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें ताकि सबसे पहले अपडेट आपके पास पहुंच सके। धन्यवाद।